हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो, जेओआईटी का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का हो, टीजीटी का हो, पुलिस का हो, जो भी हो, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स। तो अच्छे से इनको सोल्व करिए। मेरे आंसर बोलने से पहले ही खुद का आंसर सोचिए मन में, आपको पता चलेगा कि आप मतलब कितना पढ़े हैं और उसमें से आपको कितना आता है। पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। अब एक कंसेप्ट है इसके पीछे, अगर कोई भी पंचायत बनती है तो उसकी कुछ संख्या होनी चाहिए। तो जनसंख्या के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है, उस हिसाब से आपको आंसर कर देना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, तो आंसर करना कांगड़ा, क्योंकि अब पालमपुर बन चुका है, धर्मशाला ऑलरेडी है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड इन हिमाचली सांस्कृतिक लिटरेचर वॉज। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हाई लेवल एग्जाम्स जो हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखो, सही आंसर जो होगा, हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। मियाँ गोवर्धन सिंह, इनकी बुक भी है हिमाचल प्रदेश जीके की, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर एचपी जीके की कोई भी पार्टिकुलर बुक आपके पास है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बुक के साथ साथ बाकी तैयारी भी करिए, इंटरनेट से पढ़िए। हमारे कोर्सेज भी हैं एचपी जीके वगैरह के, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। टेम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो जरूर पढ़ के जाओ। फेमस नैना देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है, तो ये बीर चंद के द्वारा बनवाया गया है टेम्पल, और ये आपको बिलासपुर में मिलेगा, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बनाने को तो थोड़ा सा टफ बनाया गया है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आपको आसानी से पता चल जाएगा आंसर। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में टुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कि किस जिले में है, तो आप सभी चंबा बड़ी आसानी से आंसर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तहसील ही पूछ ली गई है। लेकिन यहाँ पे खुशी वाली बात यह है कि मुल्तान, सुजानपुर, राजगढ़ कोई भी तहसील चंबा की नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप आंसर कर सकते थे। लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको तहसील्स भी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इम्पोर्टेंट है उसकी तहसील भी जरूर पढ़ के जाओ। सांगला कह लो या फिर बसपा कह लो, एक ही बात है, तो कई बार घुमाया जाता है क्वेश्चन ये। सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सांगला वैली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज इन हिमाचल प्रदेश है, तो ये आपको कहाँ पे, ये किन्नौर में देखने को मिलती है, ए ऑप्शन सही होगा। वैलीज को पढ़ के जाना, आजकल काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद दशहर लेक, ये है तो इजी ही क्वेश्चन, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जितना कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को लगता है। दशहर लेक जो है ये लोकेटेड है किस जिले में, तो ये आपको कुल्लू में मिलेगी। अब याद रखने का ट्रिक क्या है, दशहरा कहाँ का है सबसे ज़्यादा फेमस, कुल्लू का, तो दशहर लेक भी यहीं की है। ये आ गया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा हिमाचल के बारे में नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, लदारचा फेयर जो है या फिर लदारचा मेला कहाँ पे मनाया जाता है। जब भी ऐसे उल्टे सीधे नाम आएंगे तो आपको दो जिले दिमाग में रखने हैं हमेशा, एक किन्नौर और एक लाहौल स्पीति। प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे ज़्यादा, लाहौल स्पीति को, तो सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। और ये प्रायोरिटी वगैरह या गैस कब करना है, जब आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, आपको तो फेयर वगैरह फेस्टिवल्स ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तो पढ़िए ज़रूर, मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तुक्का काम करता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि तुक्का कभी भी काम नहीं करता, लेकिन तुक्का काम करता है जब आपने हार्ड वर्क किया हो उसके साथ। फेमस पर्सनैलिटी सत्यदेव बुशहरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो
काफ़ी महान ये हिमाचल के इतिहास में रहे हैं व्यक्ति, सत्यदेव बुशहरी। हालांकि नाम से ही पता चल रहा है बुशहरी यानी कि शिमला के ही होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता, तो शिमला याद रखना। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यदेव बुशहरी संबंधित हैं। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको जरूर पढ़ के जाना। सुकेत और कहलूर में क्या कॉमन चीज़ है? सुकेत की स्थापना की थी बीरसेन ने, और कहलूर जो है उसकी स्थापना की थी बीरचंद ने। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे सेन है और यहाँ पे चंद है, तो यहाँ पे पजल होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना नेक्स्ट टाइम। अब आ गया जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह। विच दिल्ली सुल्तान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट एंड मेड इट हिज ट्राइब्यूटरी। किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर राजसी राज्य को नियंत्रण में लिया और अपने सहायक के रूप में बनाया? तो ये चार ऑप्शंस आपको जो दिख रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान हैं ये। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये काफ़ी इन्होंने हिमाचल के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल किया था। जो कांगड़ा किला वगैरह है वहाँ भी आए थे ये, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने जो सिरमौर प्रिंसली स्टेट है उसको कंट्रोल किया था, अपनी ट्राइब्यूटरी भी बनाया था। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पढ़ के जाने होते हैं आपको। यूनाइटेड सर्विस क्लब, जिसको यूएस क्लब के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना जो है जर्मीहा ब्रायंट के द्वारा की गई थी। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार किसके द्वारा की गई है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कब, किस ईयर इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड सर्विस क्लब या फिर यूएस क्लब, तो ये 1844 में इसकी स्थापना की गई है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है। उन्हीं में से ये क्वेश्चन भी है। हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल? हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जस्टिस TBR ताताचारी, नाम आपने सुना होगा हजारों बार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों हमीरपुर बोर्ड में पिछले 1 या 2 सालों से एक क्वेश्चन डैम से रिलेटेड आ रहा है। वो क्या है कि कौन सी एजेंसी जो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वो मैनेज कर रही है। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ किल्लर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किल्लर मतलब चंबा, और चंबा में जो किल्लर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो नॉर्मली HPSEB जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यही मैनेज करता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। बड़े बड़े हैं और पुराने हैं तो BBMB, और उससे भी बड़े हैं NHPC, और NTPC के भी हैं कुछ एक, जैसे कोल डैम वगैरह, तो कुछ एक ही हैं। NHPC और NTPC और BBMB के द्वारा बहुत कम 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स जो है यही चलाए गए हैं। ज़्यादातर HPSEB के अंडर होंगे, SJVNL जो है उसके अंडर भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल हमीरपुर बोर्ड में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी और अप्लाइड न्यूट्रिशन, तो इसके लिए दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है? ये आपको मिल जाएगा शासन में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है शासन जो है किस जिले में स्थित है? जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आंसर करिएगा। माला, गारलैंड मतलब जो गले में डाली जाती है। फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फोक डांसेस जरूर पढ़ के जाना, हर एक जिले के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो माला फोक डांस है ये आपको किन्नौर में देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऑप्शन सही है। रीजनिंग वगैरह जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। 95 HP स्टडीज़ विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में कौन सूचना प्रदान करता है? तो ऑब्वियसली जो सबसे पुराना वेद होगा वही इसके बारे में टिप्पणी कर सकता है, तो ऋग्वेद आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। बुद्धिज्म,
मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन विच सोसाइटीज़। जो बौद्ध धर्म है इसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कौन हुए थे, मतलब कौन सा पार्ट है सोसाइटी का जो इसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हुआ था। तो बेसिकली वही हुए होंगे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि ब्राह्मणवाद उस समय अपनी चरम सीमा पर था। तो ऑब्वियसली जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकार नहीं मिलते थे। ब्राह्मणवाद जब था तो वुमेन और साथ में जो शूद्र थे, ठीक है, जो चौथा वर्ण है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच माइंस। आप सभी को पता है कि कोहिनूर जो है आज भी इसके बारे में चर्चा होती है। ये जो हीरा होता है उसमें भी सबसे अव्वल है। तो कौन सी खदानों में ये कोहिनूर जो है ये प्राप्त किया गया था? तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और गोलकुंडा की खानें जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं हीरे के लिए, और कोहिनूर भी यहीं से प्रोड्यूस किया गया था। तो डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मुगलों के समय में क्या होता था, एक टर्म थी मुगल जागीर। तो ये मुगल जागीर जो है इसका मतलब क्या था? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होता था, कोई एक ऑफिसर जो है, कोई एक अधिकारी जो है, उसको एक अथॉरिटी दी जाती थी कि आप किसी पार्टिकुलर जो एरिया है उसे रिवेन्यू कलेक्ट करिए। उनको अधिकार दिया जाता था। अधिकारी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार देना जो है इसी को मुगल जागीर बोला जाता था। तो ये टर्म्स जो हैं ये थोड़ी सी समझने वाली हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली टर्म्स हैं। जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको क्वेश्चंस ही रट के जाने हैं, थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। हंटर कमीशन जो है जब हम नॉर्मल हिस्ट्री के रूप में देखते हैं तो ये दोस्तों जलियांवाला बाग ट्रेजिडी जो है उससे रिलेटेड है। और जब हम एजुकेशन के मामले में देखते हैं तो हंटर कमीशन उसमें भी है। लेकिन जो हंटर कमीशन है जब भी पूछा जाए तो ऑप्शंस को हमेशा देखो। ऑप्शंस में आपको एजुकेशन और जलियांवाला बाग ट्रेजिडी जो है इकट्ठे नहीं दिखाई देंगे कभी भी। व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब। वाइसरॉय द्वारा किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही होगा। और ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया था इसने भी रिपोर्ट यही दी थी कि इसमें जनरल डायर जो है उसकी कोई गलती नहीं थी एंड सो ऑन। तो ये कुल मिला के अंग्रेजों की मिली भगत ही थी। विच वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सदस्य कौन नहीं थे इसके? तो जो प्रेसिडेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो यहाँ पे हिस्सा नहीं थे इसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गोपाल स्वामी, अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, कुछ एक बाकी भी थे सदस्यों जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बना रहे थे। तो यहाँ पे हाँ बी ऑप्शन सही है इसका। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मूलभूत अधिकार को लागू करने वाला अभिभावक है, किसका ये कर्तव्य है? तो यहाँ पे हाई कोर्ट्स जो हैं और सुप्रीम कोर्ट्स, ये दोनों, अगर हनन होता है किसी के अधिकारों का 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वाज नेम्ड एज लोकसभा। आप सभी को पता होना चाहिए आज के टाइम में जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1954 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज किया गया और लोकसभा आज के टाइम में भी लोकसभा ही चल रहा है। तो बस ये ईयर याद रखना। और ऐसे क्वेश्चंस होते तो रिपीट काफ़ी कम है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हवा निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाओ। हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल होता है, रेत ही रेत होती है। तो कितने भाग पर, जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान हैं आपको पता होगा, सहारा वगैरह एंड सोन, तो कितना भाग घेरते हैं ये पृथ्वी का? जैसे पानी जो है उसका पता है आपको कि हाँ इतना पर्टिकुलर 75% के आसपास पानी ही है। तो लगभग बाकी जो हिस्सा बच गया
1/3 के आसपास आप बोल सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, जो लैंड का सरफेस है उसका 1/3 भाग में मरुस्थल मिलते हैं। ठीक है, पानी वाले हिस्से में तो ऑब्वियसली होंगे नहीं। तो सपोज करो कि 75% के आसपास पानी है और 25% के आसपास क्या है, ये ज़मीन है। तो ये जो 25% है इसका 33% लगा लो आप कि यहाँ पे मरुस्थल ही है। उसके बाद डिलिक्वेसेंस राइजेज इन, प्रस्वेदन जो है ये उत्पन्न होता है। तो ये जो डिलिक्वेसेंस है ये जब गर्म, उसके बाद नम और जहाँ पे वायु होती है वहाँ पे ये राइज होता है। तो ये याद रखना, डिलिक्वेसेंस। और ऐसे क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कि यूपीएससी लेवल के हैं। अगर नॉर्मली आपने नहीं पढ़े हैं कभी तो इम्पॉसिबल है एग्ज़ाम में आंसर करना। तो मतलब हर एग्ज़ाम में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे में सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ो पिछले 5 से 10 सालों के, तभी ये ऐसे क्वेश्चंस कवर होंगे। अदरवाइज़ आप पढ़ते जाओ, जितना मर्जी तैयारी कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आप कवर कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन्हीं के थ्रू कवर हो सकते हैं। ऑन विच डेट डज इंडिया एक्सपीरियंस दी शॉर्टेस्ट डे? इंडिया मतलब जब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें इंडिया है, तो उसमें सबसे छोटा दिन या फिर सबसे लंबी रात जो होती है वो होती है दिसंबर 22 को। तो ए ऑप्शन सही है। विच रिवर फॉर्म्स एस्चुअरी? जवार नद। तो देखो ध्यान से देखो, जवार नद क्या होता है। सपोज करो ये नदी आ रही है कोई और ये है समुद्र। तो जब समुद्र आना होता है तो ऐसे ऐसे नदी जो है उसमें जाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। बहुत बड़ा एरिया जो है उसमें अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं और पानी में फिर जो समुद्र का पानी है उसमें फिर पानी नदी का जाता है। लेकिन क्या होता है, सपोज करो ये है समुद्र और यहाँ से आई नदी और नदी की हाइट जो है ज़्यादा है, तो वो बहुत ही कम एरिया में अवसाद इकट्ठे करती है और पानी में समुद्र के पानी में मिल जाती है। तो ये होती है एस्चुअरी। तो एस्चुअरी की जब हम बात करते हैं इन 4 ऑप्शंस में, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, वेयर एज जो नर्मदा है ये एस्चुअरी बनाती है। तो डी ऑप्शन सही है। और नर्मदा के बारे में आपको पता होगा, अमरकंटक से निकलती है एंड सो ऑन, और जो अरब ओशन है उसमें ये जाके गिरती है। बाकी नदियाँ जो हैं बेसिकली, जैसे मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करता हूँ, गंगा की बात करता हूँ, महानदी की बात करता हूँ, तो गोदावरी की बात करता हूँ, ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। विच कैनाल इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? आप सभी को पता होगा कैनोल्स जो हैं ये जोड़ती हैं पर्टिकुलर एरियाज़ को। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करूँ इन 4 ऑप्शंस में से, तो ये ईडन कनाल है। ईडन गार्डन नाम सुना होगा आपने। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में स्टेडियम भी है क्रिकेट का। तो ईडन कैनाल जो है ये वेस्ट बंगाल में है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ गए जो कि आपका सबसे अनफेवरेट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेज व्हेन देयर इज ए जनरल डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज। व्यवसाय कार्य में सामान्य डाउन टर्न के कारण बेरोजगारी बढ़ती है तो कहलाती है। ऐसी बेरोजगारी जिसका जो कारण है वो क्या है, डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? यह दोस्तों साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। तो आशा करता हूँ आपको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चल गया होगा। इसमें नॉर्मली जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये आती है जब बिजनेस जो है वो नीचे जाता है। विच इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग इन ह्यूमन? जब चोट लगती है तो खून रोकने के लिए गाढ़ा सा खून आता है, तो वो होती है क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ताकि खून ना बह जाए आपका। तो ये विटामिन के कारण होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो बेसिकली पानी है, बिजली वाला जो भी एरिया होता है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हम लाइट बुझाने, आग बुझाने के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका शॉक आपको लग सकता है, काफ़ी सारे लोग मर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ होता है। तो
हम बेसिकली पानी का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, जो बेसिकली इलेक्ट्रोक्यूशन है वो हो जाता है, और उससे फिर आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी आगे से आगे फैल जाएगी और प्रॉब्लम होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विच इज़ फाउंड इन विनेगर। जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ये हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है ये टेलीग्राम के ऊपर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना। और ये क्वेश्चन पेपर्स परचेज़ करने हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस रखा है और काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको सोल्व्ड ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।